देखो बच्चों, अपन ने पिछली क्लासेज में चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात की है, उसके न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात की है। ठीक है, आज अपन बात करने वाले नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले आपके पास में चार्ज है, ये मान के चलो ये चार्ज Q है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से दूसरी बॉडीज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मान के चलो यहाँ पे दूसरा एक चार्ज है Q0, इसका अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपन सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इस सोर्स चार्ज को छिपा दूं मान लो, तो क्या इस टेस्ट चार्ज में फोर्स नहीं लगेगा? क्या फोर्स तो अब भी लगेगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रही होगी इस चार्ज की जिसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये टेस्ट चार्ज या सॉरी ये जो सोर्स चार्ज है ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? फील्ड अराउंड इटसेल्फ। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं सारी की सारी डायरेक्शन में क्या क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। जब इस फील्ड के अंदर आपका कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, नहीं तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, मान के चलो इस पॉजिटिव Q चार्ज का जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है और आपका जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बाहर है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जिसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक? बोलो, पक्का नहीं है? ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, field created by the source charge so that test charge can experience electrostatic फोर्स। एक एरिया क्रिएट किया सोर्स चार्ज ने जिससे कि आपके टेस्ट चार्ज पे क्या लग सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सके, उसको ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। कोई दिक्कत है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितना फोर्स लग रहा है वो होती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं E से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्ज के बीच में, ये आपका सोर्स चार्ज और ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज, तो ये बताता है कि टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो E इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between source charge and test charge upon test charge। ठीक है, तो E इक्वल हो जाएगा आपके पास में F अपॉन Q0 के बराबर। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या बात की कि कोई भी सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट कर लेता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। उस एरिया क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अब जो फोर्स है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर कूलम। आगे चलें। अब मैं अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूँ, डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन ऑफ E, तो E इक्वल्स टू क्या आपके पास में? F अपॉन Q नॉट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T माइनस 2। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है आपके पास में? A1 T1। सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या मिलेगी आपको? इंटेंसिटी डायमेंशन देखो, M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई। M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, और इसकी यूनिट क्या हो गई आपके पास में? न्यूटन पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ये अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। F इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? Q नॉट इंटू E। कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर ली है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो आउटवर्ड होगी। अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी होती है? इनवर्ड होती है। अगर आपके पास में प्लस Q चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? तो ये होता है आउटवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। नेगेटिव माइनस Q है तो माइनस इनवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? इनवर्ड होती है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अपन बात करें अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी यूनिट, उसका फॉर्मूला और उसके डायमेंशन के बारे में। प्लस Q चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, और माइनस Q चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड होती है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपके पास में मान के चलो एक प्लस Q पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज आपके पास में Q नॉट। ठीक है ना? R डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है आपके पास में? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। और अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? F इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड since
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे F की वैल्यू रखो पहले, E इक्वल टू कितना हो गया, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो गया, K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, आपके फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, यहाँ से अपन देखेंगे कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में, तो अपन इस टेस्ट चार्ज फोर्स चार्ज के अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं और उस स्फीयर के सारे पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट लेंगे, जिसको अपन रेडियस बोल सकते हैं, सबके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ से आपको क्या मिला, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, फोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ आपके पास में, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। सबसे पहले अपन ने क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया, F इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ से K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना था, F अपॉन क्यू नॉट, रख दी वैल्यू, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू कितना गया, K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आप इसके ऊपर एरो लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके आर स्क्वायर की। अब अपन इसके ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ये इंटेंसिटी और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, ये इंटेंसिटी और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ। जब मैं आर स्क्वायर के साथ ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो आएगा आपके पास में ऐसा, ठीक। और जब आप 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आएगी आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस एक्सिस पे E इंक्रीज हो रहा है, इस पे डिस्टेंस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंक्रीज हो रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ है। तो दिक्कत पक्का, ठीक। ये तो बात कर ली अपन ने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, मल्टीपल चार्ज हो, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हुए, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ पे चार्ज आपके पास में Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ऐसे कितने चार्ज आपके पास में Qn। डिस्टेंस मेजर करें, ये आपके पास में R1 नोट, ये R2 नोट, ये R3 नोट, ऐसे ये कितनी होगी आपके पास में Rn नोट के बराबर होगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E वो इक्वल आएगा E01 प्लस E02 प्लस E03 प्लस E0n के बराबर, ठीक है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर आएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोल सकते हैं इसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। वैल्यूज रखो, E01 कितना आएगा आपके पास में, K Q1 R01 स्क्वायर प्लस K Q2 R02 स्क्वायर, K Q3 R03 स्क्वायर, K Qn R0n का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ये कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है आपके पास में, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन
R02 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन कोई दिक्कत है। और सम की फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है E के सिग्मा QI अपॉन R0 का स्क्वायर, जहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी आपके 1 से और कहाँ तक जाएगी N। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई आपके पास में सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का नहीं है। अभी तक अपन ने क्या बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसके अपन थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक ऑयल ड्रॉप है और उसके ऊपर चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। कितना चार्ज है? 12 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल उसके ऊपर चार्ज है। तो क्वेश्चन, चार्ज किसके इक्वल है? 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है ना, कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिया हुआ है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्या दिया आपको? तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप की रेडियस क्या है, और आपको ऑयल की जो है वो डेंसिटी दी हुई है। ऑयल की डेंसिटी आपके पास में 1.26 डेंसिटी है आपके पास में 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और क्या दिया आपको? डेंसिटी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करके बताओ? रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप आर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे माने यहाँ पे ऑयल ड्रॉप होगी, इसका ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं इधर इधर, और इधर मान लेते हैं अपन माइनस। ये आपके ऑयल ड्रॉप है तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा और इसके ऊपर एक फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ आएगी, ई की डायरेक्शन। एफ इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में? क्यू ई होता है, पक्का ना? तो क्यू ई इक्वल्स टू हो गया आपके पास में एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी, रो इक्वल्स टू मास एम। वॉल्यूम कितना है आपके पास में? वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि जो ड्रॉप है वो कैसी है आपके पास में? स्फेरिकल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इक्वल्स टू कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये सारी वैल्यूज किसने पुट कर देंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, वैल्यूज रखो। क्यू ई इक्वल्स टू m की जगह वैल्यू रख देंगे अपन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और g एज इट इज रहा। अपने को रेडियस निकालना है, r निकालना है, तो यहाँ से सोल्व करो। r क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में? 3QE अपॉन 4 पाई रो जी। r की वैल्यू चाहिए तो 3QE 4 पाई रो जी का क्या ले लेंगे अपन? क्यूब रूट ले लेंगे। क्वेश्चन में आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है, रो दिया हुआ है और जी की वैल्यू आपको खुद को पता होती है। लिख देते हैं वैल्यूज। R इक्वल्स टू 3QE अपॉन 4 पाई रो जी का क्यूब रूट 3। चार्ज किसके इक्वल था? 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी?
ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 3। क्यू की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 12 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था चार्ज। 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया होता है आपको 2.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। डेंसिटी कितनी दी हुई थी आपको क्वेश्चन के अंदर, डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी 1.26 इंटू 10⁻3। और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। और इसका क्या लेना आपको क्यूब रूट। सोल्व कर लो इसको, 4 3 जा 0.42 और 3.26। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी नियरली 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है आपके पास में एक ऑयल ड्रॉप थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी। तो जितना वेट लग रहा होगा उसके ऊपर उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अपने mg को किसके बराबर रख दिया था, qe के बराबर रख दिया। आपको डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी इक्वल्स टू कितना था मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अपन ने मास की वैल्यू निकाली और वहां पे रख दी। आपसे रेडियस पूछी थी तो आर के टर्म में फॉर्मूला बनाया और डेटा को पुट किया, बाकी की आपकी क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने ड्रॉप किया और वो आया है लगभग 1.5 सेंटीमीटर हाइट तक नीचे गिर गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई थी आपको 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, सॉरी 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, वो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और आपसे पूछा कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, यही है। तो देखो सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है और जो हाइट पे वो गिरा है h, वो कितना दिया आपको 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, मीटर लिख सकता हूँ। दूसरा, उसने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, E इक्वल टू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, जो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू होगी। F इक्वल टू कितना होगा आपके पास में ma, एंड अभी अपन ने पढ़ा F इक्वल टू कितना होता है आपके पास में QE। कोई दिक्कत है, दोनों को कंपेयर करो। ma इक्वल टू कितना हो गया QE के बराबर। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो E लगा देते हैं सब स्क्रिप्ट में। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि नीचे गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S तो हाइट के बराबर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। हाफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ले रहे थे, यहाँ पे E लगा रहे हैं, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2h अपॉन ए। अगर मैं t के बारे में बात करूं तो कितना मिलेगा रूट 2h अपॉन ए। हाइट गिवन है आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्म वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो बस। तो t इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 2h अपॉन QE अपॉन ME। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2h ME अपॉन कितना हो जाएगा QE हो जाएगा। रखो वैल्यूज 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2.0 इंटू 10⁴। आप इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो नैनो सेकेंड्स के अंदर आएगा, लगभग 2 नैनो सेकेंड के लगभग आएगा। ठीक, तो यहाँ से अपन टाइम के बात करें तो कितना आ जाएगा
2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड कैलकुलेट करना। अब वो आपको बोल रहे हैं कि अगर सेम डिस्टेंस पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गिरता है, अब क्या गिर रहा है आपके पास में, प्रोटॉन गिर रहा है नीचे की तरफ, तो टाइम में, तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। अभी अपन ने किसके बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात, प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे टीपी कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। बाकी की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, फोर प्रोटॉन, तो टीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2h mp अपॉन क्यूई। तो √2 हाइट कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 इंटू 10⁻27 kg अपॉन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है न्यूटन पर कूलम। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपको टीपी मिलेगा 1.7 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड के लगभग। क्योंकि प्रोटॉन आपका हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इसको गिरने में, नीचे गिरने में टाइम की वैल्यू क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। ठीक, ये न्यूमेरिकल हो गया आपको। ठीक है, अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनकी वैल्यू गिवन आपको 10⁻⁸ कूलम और वो चार्ज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए हैं। तो फर्स्ट चार्ज रखा हुआ है 0.1 मीटर, 0 मीटर पे, एंड बी जो सेकंड चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है -0 मीटर, 0। मान के चलो ये आपके पास में एक एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ये ओरिजिन O हो गया, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास में क्या है A। तो ये कितना हो गया -0.1 मीटर, 0 मीटर। ये कितना हो गया 0.1 मीटर, 0 मीटर। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। आपसे पूछा सबसे फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओ पॉइंट पे वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो देखो सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ओरिजिन कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज सेम चार्जेस आर kept at सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं अगर इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.2 मीटर, 0 मीटर। तो अगर मैं उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ये आपका ओरिजिन, ये आपका बी पॉइंट, -0.1 मीटर, 0 मीटर। ये हो गया आपके पास में 0.1 मीटर, 0 मीटर ए पॉइंट, और यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। तो सिंस E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EB प्लस EA के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R² होता है, KQ/R², डिस्टेंस B और C के बीच में, तो CB का स्क्वायर प्लस KQ/AC का स्क्वायर। देखो CB कितना है, ये 0.2 है, तो CB कितना हो जाएगा आपके पास में, KQ/0.3 का स्क्वायर प्लस KQ/0.1 का स्क्वायर। CB निकालेंगे तो B और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, C में से किसको माइनस करेंगे, B में से 0.2 माइनस -0.1 कितना हो जाएगा 0.3। 0.2 में से 0.1 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 0.1 का स्क्वायर मिलेगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है निकाल लो, KQ कॉमन, 1/0.09 प्लस 1/0.01, एलसीएम ले लेंगे। K की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹,
क्यू कितना गिवन आपको 10⁻⁻8, एलसीएम ले लिया अपन ने 0.09, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस डिवाइड करो इससे कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 0.09 0.09 तो 2.9 से 9 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास में कितना जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। देखो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन ओ है। बोला आपसे 0 मीटर, 0.1, तो यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा, और सी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 मीटर, 0.1 मीटर। ये है माइनस 0.1 मीटर, 0 मीटर, 0.1 मीटर, 0 मीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से आएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको ए की वजह से, ठीक। दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ एंगल थीटा पे रखे हुए, तो एक दूसरे को क्या, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एंगल पे होती है तो अपन उसको रिजोल्व करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो मान के चलते हैं बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में E2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको E2 cos थीटा, इधर हो जाएगा आपके पास में E1 cos थीटा, इधर E1 sin थीटा एंड E1 sin थीटा, और थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। तो टोटल E कितना हो गया आपके पास में E1 sin थीटा प्लस E1 sin थीटा के बराबर, सॉरी E2 sin थीटा के बराबर, सिंस E1 इक्वल्स टू कितना है E2 के बराबर है, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2E1 sin थीटा। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, E1 का फॉर्मूला रखेंगे अपन 2 KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। R कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे अपन, R की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, R की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, देखो हाइपोटेनियस निकालना आपको ऐसे, ठीक है। आपको बेस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आपको मिलेगा R मिलेगा आपको, R इक्वल्स हो जाएगा 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर, √2 इंटू 0.1। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी।